हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। ओके, सो एंटी एरिथमिक ड्रग की फार्माकोलॉजी क्या होती है, कैसे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन याद करना है। ओके, सो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक के, बिकॉज कुछ भी पॉइंट यदि मिस होता है तो शायद आपको उस टर्म का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। ओके, बुक से आप जो है स्टडी कर सकते हो, नो इशू। ओके, बट कैसे स्टडी करना है जस्ट फाइंड इट हियर। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी आर स्टार्ट अवर वीडियो। सो गाइज, हमारा आज का टॉपिक था एंटी एरिथमिक ड्रग्स, राइट। एंटी एरिथमिक ड्रग्स में यदि हम इस वर्ड को बाइफरगेट करें, ओके, कि एंटी एरिथमिक मतलब अरिथमिया के अगेंस्ट में काम करने वाली ड्रग्स, राइट। बट सबसे पहले मैं हर बार अपने लेक्चर में यही कहता हूँ कि किसी भी ड्रग को यूज़ करने से पहले जिस डिसीज़ पे वो यूज़ हो रही है उस डिसीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि डिसीज़ को रट लेते हैं, है ना, तो हमें यहाँ रटना नहीं है। ओके, आप इसके वर्ड से इसका मीनिंग निकालना सीखिए। ओके, तो पहले बात करते हैं हम रिदम की, है ना, फिर आएंगे हम एरिथमिक के ऊपर। ठीक है, तो रिदम का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ एक पैटर्न देख पा रहे हो, ये पैटर्न है एक ECG का पैटर्न है ना, जिसमें PQRST वेव्स हैं, आपने देखा होगा। तो PQRST वेव को आप देखिए, एक सीक्वेंस है ना, हर एक टाइम के बाद में एक नई वेव आ रही है और नई वेव का जो सीक्वेंस है बिल्कुल सेम है, मतलब ये एक रिदम में है, इसको हम हिंदी में कहते हैं एक लय में है, राइट। तो ये हो गया रिदम का होना। ठीक है, अब मान लीजिए इस रिदम में कोई डिस्टर्बेंस होता है ना, यदि पहली वेव बहुत अच्छी है, सेकेंड वेव में कोई डिफरेंस आ गया, मीन्स ये क्या हो गया, आपका एरिदम हो गया, है ना, तो उसको हम कहते हैं एरिथमिया, राइट। तो डिस्टर्बेंस इन द रिदम इज कॉल्ड द एरिथमिया। ओके, नाउ एरिथमिया के बाद यदि हम यहाँ इसका डायग्राम देखें, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक वेव छोटी आ रही है, दूसरी वेव काफ़ी बड़ी आ रही है, मतलब उसमें कोई रिदम नहीं है ना। और यदि हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इसको बाइफरगेट करते हैं वर्ड्स को। ए का मतलब होता है नहीं, और रिदम का मतलब होता है सिंपल रिदम होना। ओके, एक सीक्वेंस होना, मतलब हार्ट के अंदर जो उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसमें कोई वहाँ पे रिदम नहीं है। ओके, जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, रिलैक्सेशन हो रहा था हार्ट के चैम्बर्स के अंदर, उसमें प्रॉपर रिदम का ना होना, है ना। हार्ट जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जिस स्पीड से, अब उस स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है कि वहाँ पे जो है वो डिले रिस्पॉन्सेस आ रहे हो हार्ट में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। तो हार्ट में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे अरिथमिया कॉज हो सकता है। ओके, तो चलिए, होप्स हो कि आपको उसका मीनिंग समझ में आया हो। नाउ देखते हैं कॉजेज ऑफ अरिथमिया। ठीक है, कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, मान लीजिए कि हार्ट के अंदर, है ना, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं, सेल्स है, उसको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो यदि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो डेफिनेटली उसकी वर्किंग एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे रिदम में चेंजेस होगा। सेकेंड है हाई ब्लड प्रेशर, यदि हाई BP है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की मसल्स में चेंज होना, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी इज लाइक, जैसे हमने आपको कहा कि वेंट्रिकल है, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर मसल्स में यदि वहाँ पे मायोपैथी हो जाती है, मायोपैथी का मतलब होता है कि वहाँ पे उसकी मसल्स में या सेल्स के नंबर्स में बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना, ठीक है, जिसकी वजह से ठीक हो जाएगी। तो इसकी वजह से चेंजेस का होना, वॉल्व के डिसऑर्डर्स होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, आपको पता है कि इसमें सोडियम, है ना, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, इंपॉर्टेंट आयंस होता है। इंजरी फ्रॉम द हार्ट में कुछ इंजरी की वजह से या कुछ सर्जरी हुई हो तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। द हीलिंग प्रोसेस आफ्टर द हार्ट सर्जरी सेम, अदर मेडिकल कंडीशन या और भी कोई कंडीशन होती है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एरिथमिया का सिंपल मीनिंग है हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है उसमें प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट का ना होना। ठीक है, कोई भी कहीं भी जो है वो डिस्टर्बेंस आ रहा है हार्ट के अंदर। ठीक है, नाउ अब एरिथमिया को आगे पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं भी आप पढ़ोगे तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है और आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं
सबसे पहला टर्म है अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, सेकेंड है डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये क्या नई चीज है? ओके, अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन है ना, इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आप थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे पहला, इसको हम पीछे से पकड़ते हैं इस वर्ड को, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये दिखाता है आपका वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, राइट। नाउ ये होता है जीरो फेज में, ओके, ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इट इज जीरो फेज, ओके। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अर्ली आफ्टर, है ना। तो पहली चीज है आफ्टर डीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन मतलब यहाँ डीपोलराइजेशन हो गया, होने के बाद वाली कंडीशन के बारे में हमसे ये बात कर रहा है, ओके। तो ये आफ्टर डीपोलराइजेशन मतलब डीपोलराइजेशन होने के बाद वाली कंडीशन, मतलब यहाँ पे आप जो फेज देख रहे हो, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3, है ना। तो ये कंडीशन आती है फेज 3 में, है ना। अब फेज 3 के बाद में क्या होने वाला है, फेज 4 होने वाला है, ठीक। तो अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन प्रेजेंट होता है फेज 3 में, मतलब ये जो फेज 3 है पूरी कंप्लीट भी नहीं होती है, और यहाँ से एक फिर से अर्ली मतलब फेज 4 के या फेज 3 के कंप्लीट होने के पहले ही यहाँ से एक नई वेव जनरेट हो जाती है ना। तो उसको हम कहते हैं अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, मतलब आफ्टर डीपोलराइजेशन के पास जो फेज 3 है, फेज 3 में बिल्कुल बहुत जल्दी जो है वो यहाँ से एक नई वेव जनरेट होना, राइट। नाउ आता है डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। डिलेड का मतलब ये है कि बहुत धीरे होना, ये देरी से होना, है ना। तो डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, आफ्टर डीपोलराइजेशन तो सेम थिंग इज देयर, ओके, बट ये होता है फेज 4 में, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है ये कहलाता है आपका फेज 4, ओके, जहां मेम्ब्रेन अपने आप को फिर से प्रिपेयर करती है कि वो फिर से डीपोलराइज हो, है ना। तो फेज 4 में होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फेज 4 आपको यहाँ दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इसके पहले ही यहाँ पे फिर से वेव जो है वो ट्रिगर्ड डीपोलराइजेशन हम उसको कहते हैं, उसके थ्रू ये जनरेट होती है ना। मतलब कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे इसको ट्रिगर्ड किया जाता है और ये जनरेट होती है, इसलिए बोलते हैं डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन, ओके। तो उसको आपको समझ में आ रहा होगा कि डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो हमने देखो यहाँ रटा नहीं है, ठीक है, मैंने आपको केवल वर्ड से मीनिंग निकालना सिखाया है, ओके गाइस। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज आती है एक्स्ट्रा सिस्टोल। अब सिस्टोल तो आप सभी लोगों को पता होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना। एक्स्ट्रा सिस्टोल, एक्स्ट्रा क्या हो गया, है ना। अब एक्स्ट्रा सिस्टोल की यदि हम बात करें तो हार्ट के अंदर कई सारे लेटेंट पेसमेकर भी होते हैं, ठीक है। आपको बताया था कि लेटेंट पेसमेकर जो है, जो नॉर्मली लेटेंट होते हैं, अपनी कोई भी वेव जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से, या हम कहें कि एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी की वजह से, ठीक है, एक नई प्री मेच्योर वेव का जनरेट होना, वो कहलाता है एक्स्ट्रा सिस्टोल। मीन्स ऐसे नोड जो है वो अपनी इम्पल्स सेंड कर रहा था, ठीक है, बट किसी वजह से वो जो लेटेंट पेसमेकर है यदि वो एक्टिवेट हो जाता है ना, जिसकी वजह से ऐसे नोड ने अपनी इम्पल्स भेज दी, उसके बावजूद यहाँ से लेटेंट पेसमेकर ने भी अपनी इम्पल्स जनरेट कर दी, तो एक्स्ट्रा सिस्टोल हो गया। इसको हम कहते हैं एक्टोपिक, है ना, दैट इज एक्टोपिक। तो एक्टोपिक डीपोलराइजेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब ये एक्टोपिक डीपोलराइजेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, अराइजिंग फ्रॉम एन एक्टोपिक फोकस इन द एट्रियम, ठीक है। एट्रियम के अंदर ये जो फाइबर्स होते हैं, ये लेटेंट पेसमेकर जो होते हैं, ये एट्रिया पे हो सकते हैं, एवी नोड पे हो सकते हैं, वेंट्रिकल पे हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे किसी भी रीजन से एक्टोपिक यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट हो सकती है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल, राइट। एक नॉर्मल के अलावा जो एक्स्ट्रा जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सिस्टोल, ओके। नाउ नेक्स्ट है पैरोक्सिसिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकी का मतलब होता है फास्ट एंड कार्डियम हार्ट के अंदर, राइट। तो पैरोक्सिसिमल सुप्रावेंट्रिकुलर, अब सुप्रावेंट्रिकुलर क्या हुआ, सुप्रा मतलब होता है ऊपर, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के थोड़ा सा ऊपर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरोक्सिसिमल। पैरोक्सिसिमल का मतलब होता है कि सडन हो जाना, ठीक है। तो सडन वेंट्रिकल की जस्ट थोड़े ऊपर वाले पार्ट में टैकीकार्डिया का होना, दैट इज कॉल्ड द पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, राइट। अब सुप्रावेंट्रिकुलर है मतलब वेंट्रिकल के ऊपर क्या होता है,
एट्रिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और सडन ऑनसेट एपिसोड ऑफ एट्रियल टेकिकार्डिया, राइट, जिसका रेट होता है 150 to 200 बीट्स पर मिनट। ओके, तो नाम से आपको समझना है। ओके, सेकेंड है वोल्फ पार्किंसंस वाइट, है ना, ये एक सिंड्रोम है। तो जो भी पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वोल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। ओके, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पाथवे जो होता है ना, हार्ट के अपर और लोअर चैम्बर के बीच, है ना, वो बन जाता है, राइट। अब अपर और लोअर चैम्बर के बीच एक इलेक्ट्रिकल पाथवे का बनना जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है। ओके, मतलब हार्ट की मसल्स को बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। ओके, और बिल्कुल जब उसका रिलैक्सेशन होने का टाइम आया तो रिलैक्सेशन के टाइम में बहुत मिली सेकेंड का होता है, बट होता ज़रूर है। तो वो रिलैक्सेशन का टाइम जो है वो लैप्स हो गया और वहाँ बिल्कुल अगेन जो है वहाँ से सिस्टोल आना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक पाथवे का बनना अपर और लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट के बीच जिसकी वजह से रैपिड हार्ट बीट होती है, दैट इज कॉल्ड वोल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एट्रियल फ्लटर, AFI। क्या होगा, धीरे धीरे हम बात करेंगे इसके रेट में, हार्ट बीट्स पर मिनट में। ओके, तो हार्ट बीट पर मिनट जो है इसकी फास्ट होती जाएगी। और ओके, तो एट्रियल फ्लटर में जो हार्ट बीट होती है इसका रेट होता है 200 to 350 बीट्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट टर्म है एट्रियल फिब्रिलेशन, AF। तो गाइस ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने ना एक धागा लिया, है ना, और एक थ्रेड लिया और थ्रेड को आपने बांध दिया, ओके, टाइट, और बीच में इसमें आपने ना बिल्कुल उसको थोड़ा सा नीचे खींचा और छोड़ दिया। वहाँ पे जो इसमें जो फिब्रिलेशंस हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल वो जो एक मतलब बहुत स्पीड से जो ऊपर नीचे हो रहा है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है हार्ट की मसल्स के साथ में। ओके, जिसका यहाँ रेट होता है 350 to 550 बीट्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ओके, अभी हम एट्रिया की बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में टेकिकार्डिया का मीनिंग आपको मालूम है, फास्ट होना। फास्ट कैसे होगा, तो वेंट्रिकल के अंदर एक्स्ट्रा सिस्टोल का होना, इसकी वजह से यहाँ पे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया प्रेजेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है टॉर्साडेज डे पॉइंटेज। ओके, नाउ टॉर्साडेज डे पॉइंटेज फ्रेंच है, इसका वर्ड मीनिंग होता है ट्विस्टिंग अ पॉइंट। अभी ट्विस्टिंग अ पॉइंट क्या होता है, ओके, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है, मतलब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है बट डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ECG का पैटर्न है बिल्कुल ट्विस्ट हो गया, जैसा आना चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है, जो आपका ECG पैटर्न होता है PQRST वेव जो होती है, तो उसमें QT इंटरवल जो होता है ये लॉन्ग हो जाता है। QT इंटरवल लॉन्ग होने का मतलब है कि यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर की एक्टिविटीज़ हैं या वेंट्रिकल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत डिले हो रही हैं, ठीक है, उसका जो पैटर्न है वो डिले हो रहा है और बिल्कुल उसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। इस सिंक्रोनाइज्ड मैनर में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। ओके, देयर इज नो रिदम, इसको हम कहते हैं टॉर्साडेज डे पॉइंटेज। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन था, हाँ, सेम वैसे ही जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, बट ये बात आ रही कहाँ पे, वेंट्रिकल की, ठीक है। नाउ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि यदि वेंट्रिकल का काम क्या होता है, पंप करना ब्लड को, ठीक है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो पंपिंग होगा ब्लड का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग मी, पंपिंग जो होगा ब्लड का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एट्रिया में तो उसको क्या करना था, वेंट्रिकल में डालना था, ठीक है, बट यहाँ पे वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है या फिर लंग्स के लेवल सर्कुलेट करना है, ठीक है, तो जो कार्डियक आउटपुट है उस पर फर्क पड़ने वाला है। ओके, सेकेंड थिंग,
इट इज़ फर्टल अनलेस रिवर्टेड विद इन द 2 to 5 मिनट्स। ठीक है, 2 से 5 मिनट में यदि रिवर्ट नहीं होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली पंपिंग पर इफेक्ट होगा, और पंपिंग पे इफेक्ट होगा तो पूरी बॉडी पर इफेक्ट होगा। ओके, नाउ इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ब्लड की सप्लाई रुक गई, बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई रुक गई, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है आपका ब्रेन। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई है वो ज़्यादा चाहिए। आपने देखा कि यहाँ से जो एवोटा है, एवोटा के पास से ही यहाँ पे ऊपर जो आर्टरीज होती हैं, आप इसको फील कर सकते हो अपने नेक के पास। तो यहाँ से ब्लड जो है सीधा जो है ब्रेन को जाता है। सबसे पहले ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन को, क्योंकि जो ब्रेन होता है ये पूरी बॉडी को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो यदि उसी को नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कार्डियक डेथ होना पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक, एवी क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब हम बात करेंगे एवी नोड से रिलेटेड। ठीक है, देखिए एवी नोड का काम क्या होता है, जो भी इंपल्स आती है कहाँ, ऐसे नोड से उसको सर्कुलेट करना होता है, कहाँ पे, बंडल ऑफ हिल्स में, और वहाँ से पर्किंजे फाइबर में। ठीक है, सपोज करिए यदि वहाँ पे इंपल्स नहीं आ रही है, ओके, प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो हार्ट की मसल्स वहाँ पे काम नहीं करने वाली। ठीक है, और हार्ट की मसल्स यदि वहाँ काम नहीं करेगी तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। ओके, क्योंकि वो पंपिंग का काम जो वेंट्रिकल करता था वो पंपिंग काम वो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कहते हैं ईवी ब्लॉक का हो जाना। ठीक है गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोचेस फॉर द ड्रग एक्शन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रिवाइज और करता हूँ, एरिथमिया की रीज़न क्या कहते हैं, है ना। अब एरिथमिया पहली चीज़ हो रही थी कि एक्स्ट्रा सिस्टोल हो रहा था, हाँ, एक्टोपिक पेसमेकर की वजह से। अब एक्स्ट्रा सिस्टोल क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा था। डीपोलराइजेशन क्यों होता है, किस आयन की वजह से होता है, सोडियम आयन की वजह से। ठीक है, अब सोडियम आयन की वजह से हो रहा है, तो यदि हम इस सोडियम आयन को कहीं भी कम कर दें तो शायद एक्स्ट्रा सिस्टोल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा एक अप्रोच है। सेकेंड है एड्रेनर्जिक एक्टिविटी, बिकॉज हार्ट के अंदर वेगस नर्व का इनर्वेशन होता है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म होती है। ओके, सिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है हार्ट की एक्टिविटी को मैनेज करता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे हो सकता है। इसलिए हम सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है उसके बीटा रिसेप्टर की वजह से, तो एक काम करते हैं, बीटा रिसेप्टर को हम ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम हो रहा है एक्स्ट्रा वो नहीं होने वाले, तो यहाँ पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर यहाँ पे दे सकता है। थर्ड है ड्यू टू रिलीज ऑफ मोर कैल्शियम। ठीक है, आपने देखा था कार्डियक ग्लाइकोसाइड में मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, यदि हम यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यदि कैल्शियम के रिलीज को यदि कम कर दें, ठीक है, तो भी यहाँ पे जो सिस्टोल बिल्कुल जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टनिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब शॉर्टनिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल का मतलब समझिएगा, यदि यहाँ पे जैसा नीचे आपको वेव दिखाई दे रही है, जैसे QRS कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो बिल्कुल बोर्ड में, सपोज करिए कि ये बिल्कुल इसके बीच की जो डिस्टेंस है, Q और S के बीच की डिस्टेंस जो है ये बहुत शॉर्ट है, तो एक्शन फास्ट आएगा। जैसे आप जो है ECG का पैटर्न शायद आपने देखा हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक वेव जो होती है बहुत धीरे धीरे चलती है और एक पैटर्न होता है, ठीक है, नॉर्मल। बट कभी कभी फिल्मों में आपने देखा हो शायद कि वो बहुत जल्दी मूव ऑन करता है। ठीक है, तो जो जल्दी मूव ऑन करता है उसके बीच जो डिस्टेंस होता है ना बहुत कम होता है, मतलब हार्ट काफ़ी तेज़ी से बीट कर रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, वाइडनिंग होगा, मतलब इतना वो जो उसकी सिस्टोल है, जो उसका डायस्टोल है या हार्ट की एक्टिविटी है उसमें डिले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सिस्टोल हो रहा है एरिथमिया के अंदर। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, कम करना है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे एजेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि एक्शन पोटेंशियल को वाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वाइडनिंग एजेंट, राइट। एक्शन पोटेंशियल को वाइड करने वाले एजेंट जो है वो हम यहाँ पे देने वाले हैं। ओके गाइज, तो ये हमारी अप्रोचेस हैं। तो होप सो गाइज काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी यहाँ पे। एक्चुअली इसका जो अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं,
सो ये क्लासिफिकेशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो टिल दैन, सो गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू गाइज.